हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के कमोडिटी राउंड अप और सोचा कि आज दो इंटरेस्टिंग पहलुओं पे खास तौर पे चर्चा करी जाए अगले आधे घंटे। पहला, कच्चा तेल। भाई, यूएस का क्रूड खरीद रहा है भारत। दूसरा, ग्वार पैक पे क्यों दबाव बन रहा है। और इसी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पहले तो एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर से रिक्वेस्ट करी थी, जरा जुड़िएगा। उनसे बेहतर कोई वॉइस नहीं है कच्चे तेल पे जो भी हो रहा है समझने के लिए। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब से ग्वार पैक के दबाव पे अपन खास बातचीत करेंगे। पर कमोडिटी राउंडअप में पिक्स देना भी बनता है, तो ऐसे में कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटीज कायनात चेनवाला और साथ में आगे एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी होंगे। तो अगला आधा घंटा एक्शन पैक्ड है। पहले जरा कमोडिटीज की इस समय की चाल देख ली जाए। कच्चा तेल पहले दिखाइएगा स्क्रीन पे। इंटरनेशनल मार्केट्स में आधे परसेंट के आसपास का उछाल, और हिंदुस्तान के बाजार में भी कच्चा तेल अब तो 1% से ज्यादा, कुछ देर पहले तो 3/4 से 1% का उछाल था। अब 1% से ज्यादा मजबूती के साथ कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। सोना चांदी लेकर आइएगा। दोनों इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। हुआ क्या, भारतीय बाजारों में भी इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ। सोना 1/4% उछाल के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में आधे % की मजबूती है। चांदी लाइकवाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1% का जंप है। और भारतीय बाजारों में जो इस समय दोपहर में कामकाज हो रहा है चांदी का, वो भी स्क्रीन पे आ जाएगा, मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड हरियाली टाइप फील आएगा। बेस मेटल स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सारे बेस मेटल्स स्लाइटली इन ग्रीन ही ज्यादातर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये इस समय दोपहर की कमोडिटीज की अब तक की चाल आप दिखाते रहिए डायरेक्टर साहब। अब उसके बाद प्लीज लेकर आइए कच्चा तेल। इंटरनेशनल मार्केट, भारतीय बाजार दोनों में मजबूती। भारतीय बाजारों में 1% के आसपास का उछाल। और भाई, रीजंस हैं। 3 दिनों से कच्चा तेल ठंडा ही पड़ रहा था, क्योंकि वो एक्सेस सप्लाई की कह लीजिए चिंता थी। क्योंकि और पर उसके बाद यूएस का डेटा जो आया, शायद उसने थोड़ी सी जान वापस फूंक दी। सरप्राइजिंगली यूएस में 5.2 मिलियन 52 लाख बैरल्स का इन्वेंट्री बिल्डअप होता हुआ नजर आया। और उससे बाजार को रियलाइज हुआ है कि शायद काफी ओवर सप्लाइड मार्केट्स है। ऊपर से यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल ही रहा है, तो डिमांड वैसे भी ठंडी पड़ने का डर है। खैर, मैंने तनेजा साहब को यह पहलू टटोलने के लिए इनवाइट नहीं किया था। तनेजा सर जुड़ गए क्या? तनेजा सर, गुड आफ्टरनून। आज सुबह मैं आप लोग को अपडेट दे रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पे कुछ दवाओं के दाम घटे थे, तो इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब ने कहा कि माय फ्रेंड, बेसिकली मोदी जी को रेफर कर रहे थे कि उन्होंने पूरा रशियन परचेज बंद कर दिया है। एंड ऑब्वियस है कि वो कच्चे तेल की बात कर रहे थे। ऐसे उनके स्टेटमेंट्स आए। तो उसके बाद मैं आऊंगा नहीं आऊंगा भारत, उन सब पे बातचीत हो रही थी। पर तनेजा सर से जानने का मन था कि हो क्या रहा है। तैयारी तो मेरे ख्याल से जब तक मैं सुबह रिपोर्ट करता था, ये बात होती थी कि लेट नवंबर से इंपोर्ट्स घटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रशियन सैंक्शंस जो हैं उनकी ऑयल मेजर्स पे, रोजनेफ्ट और लुकोइल पे, मेरे ख्याल से 21 नवंबर से वो इंप्लीमेंट होना है। तो उसके बाद तो बट ऑब्वियस है कि इंपोर्ट्स रुक रहे होंगे। पर इस बीच वाकई यूएस से इंपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं। 5 मिलियन बैरल्स के आसपास का आंकड़ा आया था, उसके ऊपर का आया है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे सब रख दी है प्रोड्यूसर साहब ने। तनेजा सर, ऑलरेडी क्या रशिया से इंपोर्ट्स रिड्यूस होना शुरू हुए? और अगर रशिया से इंपोर्ट रिड्यूस होना शुरू हुए तो उसकी भरपाई कैसे हो रही है? यूएस से, मिडिल ईस्ट से, कहां से भरपाई हो रही है? नहीं, देखिए, पहले तो जो अमेरिका से हम जो तेल है पहले जितना मंगाते थे, अब उससे थोड़ा ज्यादा मंगा रहे हैं। और ये उन्होंने जो सैंक्शंस लगाई 2 अमेरिकी रूसी कंपनियों पे अमेरिका ने, उससे पहले की ये बात शुरू हो चुकी थी। भारत का ये था कि भाई हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वगैरह, उसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, क्योंकि अमेरिका भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। हमारी उनसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमें उनसे पूंजी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। और चीन जिस हिसाब से पूरे एशिया में उभर रहा है खतरा बन करके, तो हमें उनका सहयोग भी और साथ भी चाहिए। तो एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत से कारण होते हैं। आपको पता है कि
जो कूटनीति है उसके, वो प्याज की अनियन की तरह होती है, उसकी बड़ी लेयर्स होती है, कोई सीधा सीधा गेम नहीं होता वो। और जहां तक रूस की बात है, उन दो कंपनियों पर सैंक्शंस लगाई गई है, लेकिन तेल पर कोई रूसी तेल पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, ना अमेरिका ने लगाया है ना यूरोप ने लगाया, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब वो उन दो कंपनियों पर प्रतिबंध है। अब जो कंपनियां उनसे मंगाती हैं वो देखेंगी उनसे सीधा मंगाएं और या फिर दूसरे माध्यम से मंगाएं। लेकिन अभी आज की तारीख में रूस का तेल भारत आ रहा है, उसमें कोई कमी थोड़ी जरूर आई है, लेकिन यह है कि वो तेल आ रहा है क्योंकि तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। और दूसरी बात यह कि जब तक रूस जो है, रूसी कंपनियां सीधे या किसी भी माध्यम से या ओपन मार्केट के माध्यम से वो भारत को तेल सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं इंडिया के पोर्ट्स पे, और जहाज की जो है और बीमा वगैरह उसको हैंडल कर सकते हैं अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद, तो भारत उनको लेता रहेगा। हमारी फिक्र सिर्फ होती है सेकेंडरी सैंक्शन ना लग जाए उन कंपनियों में जो वहां से तेल मंगा रही है, लेकिन अभी तक सेकेंडरी सैंक्शन की बातचीत हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई बात नहीं हुई है। तो भारत का बड़ा स्पष्ट है, जो अच्छा दाम देगा हम उससे लेंगे। अगर रूस अच्छा दाम देता रहता है तो रूस से तेल आता रहेगा, की क्वांटिटी कम जरूर हो जाएगी, वो इसलिए क्योंकि आपको अगर दुनिया में और जगह तेल उपलब्ध है वहां से लिया जाएगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन वार से पहले हम तो रूस से तेल लगभग ना के बराबर लेते थे, 2% ही लेते थे। क्यों? उसकी असली वजह यह थी कि रूस से समुद्री जहाज से भारत में तेल आता है, उसको 1 महीना लगता है। हम अगर सऊदी अरब से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं, अबू धाबी से लेते हैं, तो 4 दिन के अंदर आ जाता है। तो उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाती है, डिलीवरी कॉस्ट ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा, हमारी रणनीति रही है कि जो जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई करो। पहले हम 9 देशों से सिर्फ तेल मंगाते थे, आज 40 देशों से मंगाते हैं। तो इसलिए ये पूरी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ट्रम्प साहब का जो आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा, अब उनको ये नाराजगी तो जरूर है, किसी ने उनको ऐसा अर्थशास्त्र बता दिया है कि अगर भारत जो है रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, वहां शांति आ जाएगी। अब ये अर्थशास्त्र किसने पढ़ाया? अर्थशास्त्री तो हो नहीं सकता, किसी ने तो पढ़ाया है, लेकिन वो गलत है, उसका आधार गलत है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हम एक जो है सॉवरेन कंट्री है, जो राष्ट्र हित में होगा वो भारत सरकार फैसले लेगी। और भारतीय कंपनियों को कोई आदेश नहीं है कि आप यहां से तेल मत मंगाओ या वहां से तेल, ऐसा सरकार ने कोई आदेश अभी तक तो नहीं दिया है। और तो जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स अच्छी होगी वो अमेरिका से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी तेल लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ये तो हमारी कंपनियों ने मेंशन कर रखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला लेगी हम वैसे ही करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वाकई फैसला लेगी तब की तब देखी जाएगी। इकोनॉमिक्स वर्क करती है क्या? तनेजा सर, आपने वो बात छेड़ रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया। रशिया से ला रहे, अच्छा, एक रेटिंग एजेंसी की हाल फिलहाल रिपोर्ट आई थी, इस भाव पे जहां पे क्रूड $60-65 के आसपास खड़ा हुआ है, रशिया से नहीं भी लिया तो बहुत ज्यादा अब इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 1-2% के आसपास ज्यादा से ज्यादा। पर इकोनॉमिक्स की बात, अगर रशिया से इंपोर्ट रोक रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और किसी यूएस और ट्रंप को खुश करने के लिए वहां से बढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स वाकई वर्क करती है क्या? वो ट्रांसपोर्टेशन, वो लैंडेड कॉस्ट मैच हो पाती है क्या दूर दूर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ट्रम्प साहब ने अमेरिका की जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी रॉसनेफ्ट उसको सैंक्शन किया, वहां की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी लुकोइल उसको सैंक्शन किया। उन्होंने गुणा भाग ये करा कि इन दोनों को सैंक्शन करते हैं, उसके बावजूद पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $68 से ऊपर नहीं जाएगी। उनका ये गलत था। उसके बाद उन्होंने ये रिस्क ली और ये सैंक्शन उन पर लगाया, और बिल्कुल उनका कैलकुलेशन सही था। तेल की, क्योंकि इस समय कोई डिमांड कहीं से बढ़ नहीं रही, अमेरिका में उत्पादन जो है रिकॉर्ड उस पर चल रहा है, आजकल बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो था शेल ऑयल का। शेल ऑयल जो है, अगर कीमत $60 से नीचे जाती है, 62 से भी नीचे जाती है, तो शेल ऑयल जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, वो घाटे में चला जाता है, वो वहां सस्टेनेबल नहीं होता। तो उन्होंने आज वो अमेरिका इसलिए परेशान है कि जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, 4 लोग 5 लोग 8 लोग मिलकर शेल उत्पादन करते हैं, जबकि तेल की बड़ी कंपनियां तो $1 बिलियन कंपनियां होती हैं, तो वो एक वो कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उसको उसमें क्या लोग बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी में आ गए हैं। जो अगर आप देखें कितने ड्रिलिंग हो रही है वो कम हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो उससे भी ट्रम्प साहब परेशान है। लेकिन कुल मिलाकर उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि तेल की कीमत जो है ऐसी नहीं है जो उनके लिए परेशानी पैदा कर दे। और भारत का आपने जिक्र किया, अगर तेल की कीमत जो आज चल रही है, हम अमेरिका से मंगाएं, रूस से मंगाएं, कहीं से भी मंगाएं, अगर हमको तेल जो मिल रहा है $62, $63, इंडियन बास्केट जो है $64 पर बैरल पे, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो बजट बना हुआ है इस वर्ष का, हमारा जो बजट है उसके अंदर हमने दरअसल $70 पर बैरल को फैक्टर इन कर रखा है पहले से ही। तो इसलिए हमारी
अर्थव्यवस्था के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुनिया में जितना तेल आपको चाहिए उपलब्ध है, आप जिस देश से मंगाए उपलब्ध है। तो रूस से अगर हम कम भी करते हैं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, अर्थशास्त्री मुख्य वजह होगा, राजनीति भी हो सके, लेकिन कोई उस तेल की कहीं कोई कमी नहीं है, ना भारतीय उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत। हाँ, परेशान होने की जरूरत उन कंपनियों को जो भारत में तेल का उत्पादन करती है, क्योंकि उनको अच्छा दाम नहीं मिल रहा। हाँ, उनको नहीं, हाँ वो अलग बात, ठीक है। तनेजा सर से हालांकि रिक्वेस्ट करी थी इन डेवलपमेंट से बात करेंगे, भाव पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन तनेजा सर ने हमसे सिखाया है एक सप्लाई डिमांड सिनेरियो है तो एक फंडामेंटल्स वर्क करते हैं, उसके ऊपर कच्चे तेल में हमेशा एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम होता है। एट 63 तनेजा सर, कितना जियोपॉलिटिकल प्रीमियम आपके लिए आज से बैठा हुआ है? मेरे ख्याल से आज अगर आप देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल से चलते हैं, उस हिसाब से आज तेल की कीमत जो है वो 58 या $59 पर बैरल होनी चाहिए। हाँ। और बाकी जितनी भी प्राइस आप देख रहे हैं वो अभी भी जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी प्रीमियम है, वो असली वैल्यू नहीं दिखा रहा। असली वैल्यू 59 से ऊपर होनी नहीं चाहिए जो डिमांड एंड सप्लाई है। और हमको यहाँ मैं ये आपके दर्शकों के लिए मेंशन कर दूं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बड़े तेल के उत्पादक है रूस और सऊदी अरब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पे $4 पर बैरल से भी कम है। तो उसमें भी कितना नफा कमाते हैं, आप अपना गुड़ा मार्क कर लीजिए। तनेजा सर, थैंक यू सो मच सारे पीसेस को, डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। कोटक सिक्योरिटीज की कायनात के पास चलें, इतने डेवलपमेंट्स ले दे के कच्चा तेल, अगर डायरेक्टर साहब लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल मार्केट्स का चार्ट खड़ा कर दें ब्रेंट का, तो 60 से मोटा मोटी 65 इन जोन्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी उसके मिड पॉइंट के आसपास कामकाज, कायनात इसी रेंज को प्ले करना है, ऊपर आए तो बिकवाली करें, ऐसे देखते हो आप लोग? और इस समय कच्चा तेल पे कोई ट्रेड ले रहा है कोटक क्या? देखिए कच्चे तेल में अभी फिलहाल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है। देखिए क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आपको जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जिसके कारण प्राइस $60 के पास, अगर मैं WTI की बात करूँ तो $60 के पास, एंड ब्रेंट में 63-64 के आसपास प्राइस थोड़े से एक रेंज बाउंड हो गए हैं। एंड आई बिलीव क्योंकि ये मंथ में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, जैसे अभी रशिया का हम कह रहे थे ल्यूकॉइल और रोजनेफ्ट के ऊपर जो सैंक्शंस लगने वाले हैं, इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम November 21st। सो इस पे मार्केट्स का बहुत ध्यान रहेगा। साथ ही साथ यूएस ने वेनेजुएला एंड नाइजीरिया, दोनों भी जो कंट्रीज है, ऑयल रिच कंट्रीज है, दोनों पे मिलिट्री अटैक के बारे में उन्होंने कहा है कि दे माइट अटैक दीज कंट्रीज। सो वहां से भी जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो थोड़ा सा क्रूड ऑयल को भी रेंज बाउंड रखेंगी। बट अगर मैं ओवरऑल थोड़ा सा मीडियम या लॉन्ग टर्म देखूं, तो डेफिनेटली जो ओवर सप्लाई कंसर्न्स है जो नेक्स्ट ईयर के लिए बनी हुई है, आई थिंक वो प्राइजेस को थोड़ा सा प्रेशर में ही रखने वाली है। एंड तो ये बेचने के मौके हैं या ट्रेड नहीं बैठता, या ट्रेड बैठ रहा है सेल कर दूं? नहीं, यहाँ पे ऑनेस्टली मैं एक बहुत रेंज बाउंड ठीक है। मूव देख रही हूँ। ठीक है, जी दायरे में रहेगा। आज लाइए जरा बुलियन सोना चांदी स्क्रीन पे दिखाया था मैंने अपफ्रंट शो शुरुआत में, दोनों इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्यों मजबूत हैं? मल्टीपल रीजंस हैं। यूएस में क्या है, शटडाउन कंटिन्यू कर रहा है। एक तो शटडाउन का अपने आप में असर होगा, लेकिन शटडाउन के चलते डेटा का अभाव है, प्राइवेट डेटा आ रहे हैं। ट्यूसडे को जोल्ट्स आया, बहुत खराब डेटा था वहां की लेबर मार्केट्स के लिए। कल चैलेंजर जॉब्स डेटा आया, 2 दशक का सबसे खराब डेटा है, 2009 के बाद तक खराब नहीं है। तो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दिक्कत में है, तो उससे गोल्ड और भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस अर्थव्यवस्था का असर डॉलर इंडेक्स पे, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ कर गया भाई, 100 प्लस चला गया था, अब वहां से वापस करेक्ट होकर आ रहा है। ये सब बुलियन के लिए पॉजिटिव्स हैं। हाँ, वो अपनी तरफ रेट कट का एक्सपेक्टेशन दिसंबर में खराब लेबर मार्केट के बाद और बढ़ ही रहा है। कायनात, सोने चांदी में कोई ट्रेड ले रहे हो आप लोग क्या कोटक में? जी, सोने चांदी में फिलहाल तो मैं बाय ऑन डिप्स थोड़ा सजेस्ट करूंगी, बिकॉज दोनों में भी एक थोड़ा सा पुल बैक आने का चांस है। गोल्ड में अगर 1,19,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के 122,500 के लेवल्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इन केस अगर 122,500 ब्रेक करता है, देन देयर इज अ हाई चांस के 125 के लेवल्स भी गोल्ड में देखने को हमें मिल सकते हैं इन द नियर टर्म। सिल्वर की जहां तक बात करें, सिल्वर का स्टॉक थोड़ा सा दूर बैठता है, तो आई वुड से कि वन शुड वेट फॉर बाइंग इन सिल्वर। अभी एंटर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। सिल्वर में 143,500 का स्टॉक बैठ रहा है, तो थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करें, एंड देन 151 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड इन केस इकोनॉमिक आउटलुक में कुछ अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं होता है, एंड क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सिल्वर अभी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी एडेड है, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स और ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है, उसके कारण हम आगे आने वाले समय में सिल्वर में 155-160 के लेवल्स भी देख सकते हैं। अरे वाह, तो कच्चे तेल रेंज बाउंड है, उसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे।
सोने और चांदी में बाय ऑन डिप्स का अप्रोच। कायनात, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एग्री पे फोकस, मैंने कहा था ग्वार पैक पे खास तौर पे बातचीत, तो पुखराज चोपड़ा साहब जुड़ेंगे और साथ साथ पिक्स के लिए रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा को भी जोड़ेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका कमोडिटी राउंडअप में स्वागत है। अब बारी ग्वार पैक की। एनसीडीएक्स पर ग्वार पैक में दबाव दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे 1/4 से 1/3% का दबाव। क्या है कारण, क्यों गिर रहे हैं दाम, कीमतों में कहां तक गिरावट की उम्मीद है और आगे का आउटलुक कैसा है, इन सब पे बातचीत करने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब जुड़ते हुए। पुखराज सर, ये क्या मामला है, ये प्रेशर किस बात का, क्या ओवर सप्लाई हो गई क्या मार्केट्स में? जी धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। दरअसल ग्वार का बाजार 5-6 साल से लोअर साइड ही चल रहा है। हाँ। इसने पूरे साल भर में कोई 20-30 दिन देखे होंगे जो जिस दिन वो अप साइड रहा होगा या हरे निशान पे रहा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इस बार भी फसल 65 लाख बोरी होने के आसपास है, जो कि न्यूनतम से कम है, और 5 लाख हेक्टेयर में बिजाई भी कम हुई है। पर बावजूद उसके तेजी नहीं बनने का कारण है पूरे एग्री सेक्टर में लोगों में मायूसी है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड की तरफ। और जितना शेयर मार्केट में या बुलियन में एनर्जी में जो उछाल कूद आ रही है, उसकी वजह से भी एग्री का मार्केट है वो दूसरे मार्केटों में शिफ्ट हो गया। तो इसके साथ में हम ग्वार को भी जोड़ सकते हैं कि जो ग्वार के स्टॉकिस्ट है वो नदारद हुए हैं। अभी जैसे अराइवल आ रही है 48 से 50 हजार बोरी की, तो उसमें 25 हजार बोरी खपत में जा रहा है मिलर में, 25 हजार बोरी जो स्टॉक में जा रहा है उसे हेजर ले रहे हैं। तो हेजर का पूरा भार वायदा पे आ रहा है। तो आप यूँ समझ लिए ग्वार ही नहीं, पूरा एग्री सेक्टर है वो निराशा की स्थिति में चल रहा है आशीष जी। अंदाजा ये आउटलुक कैसा, ये दबाव अभी और बढ़ेगा क्या, या भाव में बहुत कुछ कैप्चर हो गया है? देखिए, भाव में तो कैप्चर पहले ही हो चुका। हाँ। जो भाव आने चाहिए थे वो आ चुके, पर फिर भी अभी भी ये दबाव में है। जब तक किसी वस्तु के स्टॉकिस्ट नहीं आते हैं तब तक उस वस्तु में तेजी नहीं आती है आशीष जी। और जितनी खपत है उतना माल मिल रहा है। फंडामेंटल इसके देखें तो इसका एक ही है कि इसका निर्यात कैसा है। तो इसका निर्यात पूरे साल अच्छा रहा है, लगभग 25,000 टन मंथली औसत। और इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, इसकी चूरी और कोरमा जो बनती है, तो कोरमा के 3600 रुपए के लगभग भाव है, चूरी के 3000 के लगभग के भाव है। तो अड़चन कहीं भी नहीं है, सिर्फ अड़चन है तो स्टॉकिस्ट की है। क्योंकि जो माल आ रहा है वो सीधे यदि फैक्ट्री के अंदर जाए और स्टॉक नहीं लगे तो उस चीज में तेजी एक बार के लिए कठिन हो जाती है आशीष जी। तो है भाव में कैप्चर्ड, लेकिन ऐसे ही रहना है। थोड़ा सा डायनामिक्स इनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। पुखराज सर, हमेशा की तरह जुड़ने के लिए, समझाने के लिए सारी डिटेल्स, धन्यवाद आपका। लाइए भूपेश शर्मा साहब को एलएनपी एडवाइजरी की एग्री पिक्स जान लें। भूपेश, क्लाइंट जब पूछ रहे हैं क्या लेना है भूपेश भाई, तो क्या जवाब दे रहे हो आप? जी नमस्कार सर, मेरी तरफ से बिकवाली की सलाह रहेगी ग्वार पैक पर, और 4,785 का दाम है। करंट भाव पर बिकवाली की सलाह रहेगी, और जिसका स्टॉप लॉस 4,825 के ऊपर का रहेगा दिसंबर वायदा का। और इसमें नीचे के लक्ष्य 4,750, 4,710 के संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखना चाहें तो जीरे में मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए 20,450 के जीरे में, जिसका स्टॉप लॉस 20,650 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो नीचे में 20,220 और 20,110 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। लीजिए, बेचने का मौका ग्वार में भी और जीरा में भी, यहाँ से भी बिकवाली के ट्रेड्स एलएनपी एडवाइजरी के भूपेश शर्मा साहब देते हुए। भूपेश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमने कच्चा तेल जिसमें कोई ट्रेड नहीं लेना था हमको, पर चर्चा कर ली। सोना चांदी जिसमें गिरावट में मन खरीदारी करने का है, अपसाइड्स दिख रहे हैं। और जीरा और ग्वार दोनों में बिकवाली करने का कॉल सामने आया। इस नोट पर एक काम करें, कमोडिटी राउंडअप कब समेटते हैं। हमारी यानी कि मेरी आपकी अगली मुलाकात अब होगी 12:27 पे, जब चाचा जी जुड़ेंगे, आज के चाचा भतीजा निफ्टी के लिए। और मेरे ख्याल से नोएडा में वीरू रेडी होंगे। अगला शो डिटेल में मार्केट्स का कवरेज, वायदा बाजार का हाल,
उनसे जानिएगा। नमस्कार।